हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट नाइट स्टडी पे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर से आपको नीट में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और आगे अगर आप मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ भी बहुत काम आते हैं, फर्स्ट ईयर में और आगे भी। तो आज के लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना। तो हमने अभी तक पढ़ा ये कि हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन अंदर ले लिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं। तो वो जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली वो टिश्यू तक कैसे पहुंच रही है, और जो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो एल्वेलाई तक कैसे पहुंच रही है। आज का टॉपिक वही है कि गैसेस एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो बोला है कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि दो जगह पर डिफ्यूजन होता है, एक होता है एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो इसमें ब्लड कॉमन है, ठीक है, तभी ब्लड एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे की जो दो तीन लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब डायरेक्टली उठा के डाल देते हैं नीट के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे है कि 97% ऑफ O2 होता है आरबीसी से ट्रांसपोर्ट, और जो 3% होता है वो होता है डिजॉल्व स्टेट में, प्लाज्मा में। अब देखिए, ब्लड होता है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, बाकी सेल्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये लगभग 55% होता है, और सारे मिला के 45% होता है, ठीक है। तो 97% हो रहा है आरबीसी से, और 3% हो रहा है, 3% हो रहा है प्लाज्मा से, और 97% हो रहा है आरबीसी से। ये परसेंटेज कैसे आई है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये थी ऑक्सीजन के परसेंटेजेस। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेजेस। तो नीट में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा पूछते हैं ऑक्सीजन के परसेंटेज से, ठीक है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाली याद तो होनी ही चाहिए। तो जैसा हमने देखा कि ऑक्सीजन दो फॉर्म में हो रहा है, मतलब एक आरबीसी की मदद से हो रहा है और एक डिजॉल्व स्टेट में हो रहा है प्लाज्मा की मदद से। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड तीन फॉर्म में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है तीन फॉर्म में, कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे कम होता है डिजॉल्व स्टेट में, डिजॉल्व किस में, प्लाज्मा में। कितना परसेंट होता है ये होता है सिर्फ 7%, ठीक है। फिर दूसरा होता है आरबीसी में, आरबीसी की मदद से होता है, ये कितना होता है, ये होता है 20 से 25%। और सबसे लास्ट जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मेजर, वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कितना होता है ये, 70%, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेजेस याद होनी ही चाहिए। ये मतलब लाइन टू लाइन उठा कर डाल देते हैं और ऑप्शन रख देंगे अलग अलग, ठीक है। तो 20 से 25% है, 20 से 25% है किसके लिए, किसमें, आरबीसी। 70% है बाइकार्बोनेट, और 7% है डिसॉल्व स्टेट प्लाज्मा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे इंडिविजुअल गैसेस के लिए। पहले हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 97 और ये 3% कैसे है। तो होता ये है कि पहले हम डिसॉल्व स्टेट की बात करेंगे। तो 0.29 ml जो होता है वो होता है ब्लड में डिसॉल्व, मतलब प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। और उसमें से जो 0.12 ml होता है वो बचता है आगे वाले प्लाज्मा में, टिश्यू में जाने का। तो टिश्यू में कितना चला गया, टिश्यू में चला गया 0.17 ml, ठीक है। तो इतना ml जाता है टिश्यू के पास। यह है डिसॉल्व स्टेट की बात है, ठीक है। तो वहीं हम देखेंगे आरबीसी के थ्रू कितना जाता है टिश्यू में, वो जाता है 5 ml। ये मतलब पर 100 ml की बात हो रही है, पर 100 ml ऑफ ब्लड की बात हो रही है। तो उसमें से 5 ml जाता है किससे, आरबीसी की मदद से। तो एक जगह 0.17 ml है और एक जगह 5 ml है। तो इनका परसेंटेज निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो ये 97% होता है और ये 3% होता है, ठीक है। समझ गए कैसे है। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल गैसेस के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
तो हमने अभी पढ़ा कि जो 97% ऑक्सीजन होती है वो किससे होती है, आरबीसी से। तो आरबीसी में ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ है जो इतना ट्रांसपोर्ट कर पा रही है, वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। अगर आपको पता ना हो तो एक बात बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्वाटरनरी कंपाउंड या प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो ब्लड का लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। ठीक है, अब मैं आपको हीमोग्लोबिन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो हीमोग्लोबिन को अगर हम तोड़ेंगे तो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन होती है प्रोटीन चेन। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीमोग्लोबिन चेन्स होती है। ठीक है, हर एक चेन में 4 आयरन होते हैं, मतलब एक चेन में एक आयरन है। ठीक है, तो 4 चेन में कितने हुए, 4 आयरन हुए। ठीक है, और एक आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, मतलब कि 2 ऑक्सीजन एटम को कैरी कर सकता है। तो मतलब तो 4 आयरन कितना को कर पाएंगे, वो करेंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, मतलब 8 ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखिए, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 चेन है, मतलब 4 आयरन है, मतलब कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब कि 8 ऑक्सीजन एटम्स, मतलब वो कैरी कर सकता है। ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो इनको जो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, और रिवर्सिबल मैनर इसलिए बोला है कि ये जुड़ भी सकता है और ये टूट भी सकता है, पर कंडीशंस अलग अलग है, वो आगे पढ़ेंगे हम। फिर है ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये मैंने बता दिया आपको। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो मेनली किस पे डिपेंड होता है बाइंडिंग, वो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। बाकी अदर फैक्टर्स है वो पढ़ेंगे हम अभी। वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, और भी चीज़ होती है। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई, सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो सबसे है ऑक्सीजन, इनका क्या पार्शियल प्रेशर। ठीक है, फिर है एक हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, फिर एक टेम्परेचर, एक कंपाउंड होता है 2,2,3 BPG बाई फोस्फोग्लिसरेट, बाई फोस्फोग्लिसरेट, इसको हम DPG भी बोलते हैं, डाईफोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है। अब इनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा कम, उस पर बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन ने बाइंड करना है तो उसका पार्शियल प्रेशर तो ज़्यादा होना ही चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए। ठीक है, अगर अपोजिशन ही वीक पड़ेगी तो ऑक्सीजन तो बाइंड करेगा ही। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए। अब इन दोनों के मिला के एक बात आती है पीएच क्या होना चाहिए, पीएच होना चाहिए ज़्यादा। क्यों, क्योंकि CO2 और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो पीएच डिक्रीज करते हैं, मतलब एसिडिक बनाते हैं, तो पीएच हमारा ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर भी कम होना चाहिए।
और ये 2,3-BPG ये कंपाउंड भी कम होना चाहिए, इसके साथ इंटरेक्शन कम होनी चाहिए। तो समझ गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टर है जिन पे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिपेंड करते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा, PCO2 कम, हाइड्रोजन आयन कम, pH ज़्यादा, टेम्परेचर कम, और ये 2,3-BPG ये भी कम। ठीक है, समझ गए। तो ये फैक्टर्स है कुछ। अब ये टिश्यू लेवल पे अलग अलग होते हैं और ये एल्वेलाई लेवल पे अलग अलग होते हैं। तो क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद इट्स बाइंडिंग। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कर्व बनता है। व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपने एक ग्राफ देखना, ये किस किस के बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो गया है। जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, तो सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि उसके बाद वो घुल ना पाए और ज़्यादा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ वहाँ घुलना है, यहाँ पर मिलना है। ठीक है, मिलना किस किस का, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कितना हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई हो रहा है ऑक्सीजन से, उसको बोलते हैं हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व बना रहा है, ये बना रहा है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सिग्मोइड कर्व, इसको हम दूसरा एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि बाइंड भी हो रहा है और डिसोसिएट भी हो रहा है ऑक्सीजन। फिर है, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज PO2, हाई PO2। अब देखिए अलग अलग जगह पे है, एक टिश्यू लेवल पे, एक एल्वेलाई लेवल पे। बोला है कि जहाँ पर एल्वेलाई में जहाँ पर हाई PO2 है, वहाँ पर PCO2 कम होता है, लेस H पॉजिटिव कंसनट्रेशन भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए थे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, PO2 ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H पॉजिटिव कम होना चाहिए, pH ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, 2,3-BPG कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर्स ऐसे ऐसे हैं तो ये फेवर करेंगे बाइंडिंग को। ठीक है, वो भी यहाँ भी वही बोला है, वेयर इज इन द टिश्यू, ये है हमारा लंग्स के लेवल पे, और टिश्यू के लेवल में फिर सारा उल्टा हो जाएगा। PO2 वहाँ कम हो जाता है, PCO2 ज़्यादा हो जाता है, H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, pH कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और 2,3-BPG भी बढ़ जाता है। ठीक है, टिश्यू लेवल में उल्टा हो जाता है, वेयर लो PO2, हाई PCO2, हाई H पॉजिटिव कंसनट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर उल्टा हो जाता है। फिर आगे बोला है, हाई H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक बाइंडिंग हो रही थी कहाँ पर, एल्वेलाई के लेवल पर, तो अब टिश्यू के लेवल पर क्या होगा, डिसोसिएशन, मतलब वो टूट जाएगा हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का मिलके कंपाउंड क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वो डिसोसिएट होगा अलग अलग हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट टिश्यूज। मतलब वही कि लंग एल्वेलाई के लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है और टिश्यू के लेवल पे टूट रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगली लाइन जो है वो भी कई बार नीट में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोलता है ये कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब एक इंसान पूरी तरह ठीक है, कोई इसको बीमारी वगैरह नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो उसमें हर 100 ml ब्लड से कितना ml टिश्यू में डिलीवर होता है, कितना ml टिश्यू में
जाता है वो है 5 ml। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर ये ml चेंज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर आपको ये लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, हम 100 ml, या फिर ऐसे डाला होगा कि एवरी डेसीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप ये ध्यान रखना कि 100 ml इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो ये थी बात। तो ये थी अभी तक थ्योरी। अब मैं आपको आगे कुछ अलग से पॉइंट्स बताता हूँ। तो ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये 5 ml जो है वो कैसे आया, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। तो क्या होता है कि 100 ml ऑफ ब्लड में, मतलब 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम। हम बोलते हैं कि तेरा कितना ग्राम खून है, या ऐसे बड़े लोग बोलते हैं, तो वो ग्राम क्या है, वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो नॉर्मल बंदे में एवरेज क्या है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? वो है 1.34 ml। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तब है जब हीमोग्लोबिन पूरी तरह सेचूरेट नहीं हो सकता है। नहीं तो अगर 100% अगर वो सेचूरेट हो सकता है, मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो 1.39 ml कैरी कर सकता है। तो हम ये नहीं ध्यान रखेंगे, हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर एक हीमोग्लोबिन इतना ml कर सकता है, तो 15 ग्राम कितना है? ये 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो 15 ग्राम कितना करेगा? मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू ये, तो वो लगभग आता है 20 पॉइंट समथिंग, मतलब 20 ml आता है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। मतलब 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड, या फिर 100 ml ऑफ ब्लड, या फिर 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, फिर है, अब देखिए, ये थी 100% सेचुरेशन की बात। अगर मतलब हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट हो सकता है, तो 15 ग्राम में 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। पर वो 100% सेचुरेट हो नहीं पाता है, तो वो लगभग 19.4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड कैरी हो पाता है। ठीक है, 19.4। तो इसमें से 19.4 ml में से 14.4 ml जो है वो बच जाता है, मतलब वो वीनस ब्लड में चला जाए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना रह जाता है, तो टिश्यू में कितना चला गया? वो चला गया, माइनस कर दो 5 ml। ठीक है, समझ गए ये 5 ml आया कैसे? ठीक है, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, वो एक कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कोऑपरेटिव क्यों है? क्योंकि जो एक ऑक्सीजन होता है वो दूसरे ऑक्सीजन को जुड़ने में हेल्प करता है, उसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, वो कोऑपरेट करता है दूसरे ऑक्सीजन को बाइंड करने में। पर जो पहला ऑक्सीजन होता है उसको थोड़ी दिक्कत आती है, उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, पर जब वो जुड़ जाता है, वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज ले आता है, जिसकी वजह से बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जुड़ने में हेल्प होती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक गाड़ी है, उसमें 4 सीट है। ठीक है, तो जो पहला इंसान आएगा उसके पास बहुत सारे, मतलब पूरे ऑप्शन खुले हैं उसके पास, तो वो सोचेगा। फिर जो दूसरा इंसान आएगा उसके पास कम ऑप्शन बचेंगे, वो थोड़ा जल्दी बैठेगा। फिर तीसरा और जल्दी बैठेगा। फिर जो लास्ट वाला है उसके पास तो एक ही सीट है, तो वो सोचेगा कहीं और ना आ जाए। ठीक है, तो वो और जल्दी बैठेगा। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को हेल्प कर रहा है, ठीक है, बाइंडिंग में। पर ये ऐसा नहीं होता है कि पहला जो ऑक्सीजन है वो उसको भी बहुत सारी खाली जगह मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे होता है, मतलब बाकी के ऑक्सीजन वो जल्दी जल्दी कैसे जुड़ जाते हैं, याद रखने के लिए। ठीक है, समझ गए? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। फिर अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ किस किस के बीच में? सबसे तो पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस में है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। तो क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्विलाई में
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और टिश्यूज़ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। तो ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, और ये वाली वैल्यू वीनस ब्लड की है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है। ये आर्टीरियल ब्लड है और ये वीनस ब्लड है। ठीक है, तो कितना आर्टीरियल ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो होता है लगभग 95 mm ऑफ जी। तो यहाँ कहीं आएगा वो, तो वहाँ पर कितना परसेंट सेचूरेट होता है, वो होता है लगभग 97% सेचूरेशन होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से। वहीं पर जो वीनस ब्लड है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वहाँ पर कितना पार्शियल प्रेशर होता है 40। तो वहाँ पर कितनी परसेंटेज है लगभग, वहाँ पर होती है 75% सेचूरेशन होती है लगभग। ये रफ सा डायग्राम, ठीक है, पर आपको ये याद रखना है। वीनस ब्लड में कितने 75% सेचूरेशन, और आर्टीरियल ब्लड में 97% सेचूरेशन। ठीक है, समझ गए। अब इसमें आगे एक टर्म आती है P50। P50 क्या है, ये अगर नॉर्मली देखें, सिंपली देखें, तो ये एक PO2 ही है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन 50% सेचूरेट हो जाता है, तो इसकी P50 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 27 mm ऑफ एच। ये ग्राफ से देख लेना आप, तो 50% लगभग 27 के पास रफ सा डायग्राम है। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है उसकी, समझ गए। अब इसमें दो बात आती है। अब इसमें एक राइट शिफ्ट होता है और एक लेफ़्ट शिफ्ट होता है। तो मैं एक पहले के रफ सा ग्राफ बना देता हूँ राइट शिफ्ट का, ऐसा कुछ है। तो राइट शिफ्ट कब होता है, जब डिसोसिएशन होती है। ठीक है, डिसोसिएशन मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, कहाँ का किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बाइंडिंग और डिसोसिएशन। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, फिर से याद कर लीजिए। PO2, PCO2, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, इन्हीं को मिला के pH है। ठीक है, और एक 2,3 PPG। ठीक है, तो जहाँ पर ये फेवर नहीं करेंगे, मतलब बाइंडिंग को फेवर नहीं करेंगे, वहाँ पर राइट शिफ्ट होगा। तो वहाँ पर PO2 कम होगा, PCO2 ज़्यादा होगा, H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, pH कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और 2,3 PPG ये भी ज़्यादा होगा। तो ये डिसोसिएशन को फेवर करेंगे, बाइंडिंग को फेवर नहीं करेंगे। तो तभी राइट शिफ्ट आएगा, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो तभी ये राइट शिफ्ट होता है, और इस राइट शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट या फिर बोर शिफ्ट भी बोलते हैं। ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा लास्ट में। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। और इसी का उल्टा होगा लेफ़्ट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट कब होगा, जब ये चीज़ें उल्टी हो जाएगी, जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो वो किस किस में था, PO2 जब ज़्यादा होगा, PCO2 कम होगा, H पॉजिटिव कम होगा, pH ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, 2,3 BPG कम होगा। तो मतलब ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जब भी जहाँ भी ये उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, ये होगा लेफ्ट शिफ्ट। समझिए। तो अब आते हैं फीटल हीमोग्लोबिन पे। फीटल हीमोग्लोबिन पे उसकी क्या खासियत होती है, उसकी जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग, उसकी जो एफिनिटी है, उसकी जो क्षमता है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, वो ज़्यादा होती है एडल्ट के हीमोग्लोबिन से। वो क्यों होती है, तो जो एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेंज होती है और 2 बीटा चेंज होती है। ठीक है, पर जो फीटल वाला हीमोग्लोबिन होता है, उसमें 2 अल्फ़ा चेंज और 2 गामा चेंज होती है। तो ये गामा चेंज की वजह से ही उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है, तभी उसका P50 कम आता है, और ये लगभग पैराबोला बना देता है। तो पूछेंगे कि फीटल हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शेप क्या होता है, वो होता है पैराबोला। पैराबोला मायोग्लोबिन के साथ भी लगभग लगभग यही होता है।
मायोग्लोबिन एक मसल प्रोटीन है, उसमें भी वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये 2 गामा चेंज की वजह से फीटल हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। समझ गए। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। ठीक है, तो इतना था ये ऑक्सीजन के लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कौन कौन सी थी? एक डिजॉल्व स्टेट में था, डिजॉल्व स्टेट मतलब प्लाज्मा में कितना परसेंट? 7%। फिर आरबीसी में, आरबीसी के साथ होता है कितना? 20 से 25%। और लास्ट जो मेजर था बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में कितना होता है? 70%। ठीक है, तो ये है इसकी 3 फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो बुक क्या बोलती है? ये है कि CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज ये इसमें हीमोग्लोबिन की बात की शुरू में, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते हैं। ठीक है, कि कंफ्यूज मत होना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब जुड़ रहा है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बोलेंगे? जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तब उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते क्यों हैं? क्योंकि देखिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का, ये 4 चेन्स बना देते हैं। ठीक है, ये वो हीमोग्लोबिन चेन है जिसमें आयरन होता है। ठीक है, तो और एक ये ग्लोबिन की चेन होती है। ठीक है, तो आपको पता है ग्लोबिन ग्लोबिन चेन एक पेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, तो इसके एक तरफ होता है एन टर्मिनल मतलब अमीन टर्मिनल होता है, और एक तरफ होता है कार्बोक्सी टर्मिनल। ठीक है, तो जो ये वाला CO2 है वो इस टर्मिनल में जुड़ता है। ठीक है, अमीन वाले टर्मिनल में, तभी जो जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए क्यों बोलते हैं। फिर आगे बोलता है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारा खेल यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का ही है। जैसे टिश्यू कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये सारा पार्शियल प्रेशर का खेल है। ठीक है, फिर आ गया कि PO2 इज़ अ मेजर फैक्टर विच वुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। तो ठीक है, अब एक एक की बाइंडिंग के लिए दूसरे का पार्शियल प्रेशर भी एक फैक्टर होता है। क्योंकि अगर दूसरे का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ, मान लो किसी भी कारण से अगर टिश्यू कैपिलरीज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी सेना ज़्यादा है, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ने नहीं देगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि टिश्यू कैपिलरीज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, फिर है व्हेन PCO2 इज़ हाई एंड PO2 इज़ लो इन द टिश्यूज़। ये हमने पढ़ लिया है, टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, जहाँ पर जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर वही जुड़ेगा। ये है टिश्यूज़ में। और एल्वेलाई में क्या होता है? PCO2 लो होता है और PO2 हाई होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एल्वेलाई में, और PCO2 लो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है। ठीक है, फिर बोला है डिसोसिएशन of CO2 from कार्बोमिनो takes place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to alveoli. वही बात है, एल्वुलर लेवल पे ये डिसोसिएट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, उससे डिसोसिएट हो रहा है। तो फिर डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी बाहर को। ठीक है, समझिए। फिर आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनाइट्रेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बहुत ही ज़्यादा, इसी की वजह से मतलब बहुत कुछ हो रहा है। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं आता, नेग्लिजिबल ही मान सकते हैं इसको। तो आरबीसी में ये बहुत ज़्यादा होता है, ये कार्बोनिक एनाइट्रेज जो एंजाइम होता है वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शन। तो इस एंजाइम का काम क्या है आरबीसी में? तो देखते हैं, ये है CO2 प्लस H2
कार्बन कार्बोनिक एनाइड्रेस की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बनाता है H2CO3, और फिर वही क्या करता है, इसको तोड़ता है बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन। ठीक है, समझ गए। अब इसका रोल क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको पूरा बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, बस ये इसका काम देख लीजिए कि क्या करता है आरबीसी में। CO2 और H2O को मिलाकर बाइकार्बोनेट बनाता है, फिर बाइकार्बोनेट को तोड़ता है किसमें, बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन में, प्रोटॉन में। समझ गए। फिर है एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, टिश्यू में ज़्यादा है PCO2 ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, क्योंकि वहाँ पर CO2 बनते रह रहा है। CO2 डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, क्योंकि वहाँ बनते रह रहा है CO2 फिर ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में क्या क्या, RBC प्लाज्मा एंड फॉर्म SCO3, ये बना देगा RBC में। ठीक है, एट द एल्वुलर साइड वेयर PCO2 इज लो, अब वहाँ टिश्यू एल्वुलाई में PCO2 कम है, तो ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, तो ये ऐसे उल्टे को हो जाएगा और ये बन जाएगा कहाँ पर, एल्वुलाई के लेवल पे, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वुलाई इज रिलीज आउट एज CO2। ठीक है, तो आरबीसी में जो बाइकार्बोनेट बना था वो एल्वुलाई के लेवल पे जाके CO2 बन रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और वो CO2 बाहर निकल रहा है। समझ गए। अब ये अगली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं नीट में। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने पहले पढ़ा था, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। ठीक है, वहाँ पर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर रहा है, यहाँ पर 4 ml ऑफ CO2 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर रहा है एल्वुलाई को। समझ गए। अब ये थी सारी थ्योरी वाली बात, अब मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ पूरा डिटेल में। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको हीमोग्लोबिन के फंक्शंस। तो बच्चे यूजुअली क्या बताते हैं, हीमोग्लोबिन के फंक्शंस यूजुअली क्या बताते हैं बच्चे, कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसका और फंक्शन है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है ये एज अ बफर काम करता है। ठीक है, बफर का काम क्या है, बफर आपने सुना ही होगा कि जो एक टाइप से न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, मतलब अगर एसिड ज़्यादा हो रहा है तो उसको एसिडिटी कम करेगा, अगर बेस ज़्यादा हो रहा है तो बेस को कम करेगा। मतलब ये भी एक टाइप से हीमोग्लोबिन एसिड बेस बैलेंस का काम करता है, मतलब बना के रखता है, एसिड बेस बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, और इसका और एक फंक्शन है, ये एनो को, नाइट्रिक ऑक्साइड को भी अपने साथ कैरी करता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फिर टिश्यू कैपिलरीज में जाके वहाँ पर क्या करता है, डायलेट करता है, जो कैपिलरीज है उनको डायलेट करता है ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये चार फंक्शन है, O2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, CO2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बफर का काम कर रहा है, और नाइट्रिक ऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये चार फंक्शन है। तो अब हम आते हैं हमारे डिटेल प्रोसीजर पे। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में भी हम एक टाइप से समर अप करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में कैटाबॉलिक प्रोसेस होते रह रहा है, CO2 बनते रह रही है। ठीक है, और यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना होता है, 45 mm। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर इसके साथ है टिश्यू कैपिलरी। कैपिलरी मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आरबीसी बड़ा बनाना है। टिश्यू कैपिलरी है और ये है आरबीसी। ठीक है, अंदर वाला आरबीसी है। आरबीसी का वैसे शेप बाई कनकेव होता है, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको रफ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ क्या 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 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एल्वुलाई में जाएगा हार्ट से होते हुए, और हार्ट से होते हुए जो अच्छा खून है, एल्वुलाई है, हार्ट से अच्छा खून वो इधर चला जाएगा। ठीक है, टिश्यूज़ में। अब वो कैसे हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर
हीमोग्लोबिन लेके आया किसको? ऑक्सीजन को। तो एक ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पर भी एक का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ तब तक दूसरे का कुछ काम नहीं है। जैसे ही एक का पार्शियल प्रेशर कम हुआ, एक जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जहाँ कम हुआ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमला बोल देगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, तब तक हीमोग्लोबिन इसके साथ बना के रखी थी। पर जैसे ही टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया, वैसे ही ये इसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन चला गया टिश्यूज़ में। तो 100 ml में कितना जा रहा था? 5 ml चला गया इधर, टिश्यूज़ में चला गया 5 ml। और बनता कितना है? 4 ml CO2 बनता है, वो जाता है एल्विलाइन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में जाता है, 3 फॉर्म में डिलीवर होता है। तो सबसे पहले ये कैपिलरी है पूरी, ठीक है, ये आरबीसी है, बाहर है प्लाज्मा। ठीक है, तो 7% चला जाएगा वो प्लाज्मा में, एज इट इज़ CO2 के फॉर्म में चला जाएगा ऐसे ही प्लाज्मा में। फिर यहाँ पर आरबीसी में H2 पानी पहले से ही होता है। तो CO2 पहले, ये जो ये स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब कैपिलरी और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो पहले उससे होते हुए वो जाता है अंदर, फिर आरबीसी के अंदर चला जाता है। ठीक है, वो चला गया अंदर CO2। ठीक है, समझ रहे हो आप यहाँ तक? फिर H2 और CO2 मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5000 टाइम तक स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमने अभी पढ़ा, ये क्या है? बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट बना। तो जैसे ही ये बनता है मतलब ये बहुत तेज़ से रिएक्शन होता है, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। ये सारा आरबीसी के अंदर है। मैं आपको बड़ा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आरबीसी है, ठीक है, CO2 आया, H2 के साथ मिला, क्या बनाया? बाइकार्बोनेट बनाया। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये H2CO3 का बाइकार्बोनेट किस में टूटा? H पॉजिटिव और SCO3 नेगेटिव। प्रोटॉन में, H पॉजिटिव आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, समझ गए? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोनों स्टेप में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लाया था, ऑक्सीजन तो दे दिया उसने टिश्यू को, ठीक है, हीमोग्लोबिन रह गया ऐसी। ये हीमोग्लोबिन भी आरबीसी के अंदर है, तो हीमोग्लोबिन रह गया फ्री। तो हमने अभी पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन बफर का काम भी करता है। वो कैसे करता है? तो अगर ये जो H पॉजिटिव आयन है वो अगर फ्री रह जाए तो एसिडिटी बढ़ा देता है, मतलब पीएच को कम कर देता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसको पकड़ लेता है। ठीक है, समझ गए? पकड़ लेता है कैसे? इसकी जो ग्लोबिन चेन होती है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन होती है, उसके साथ ये जुड़ जाता है, तो ये बनाता है हीमोग्लोबिन और H पॉजिटिव। समझ गए? तो 7% चला गया था प्लाज्मा के साथ। ये है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ये है 70%। ठीक है, और कुछ हीमोग्लोबिन के साथ CO2 ऐसे ही बाइंड कर जाता है, जो उसका अमीन ग्रुप हमने पढ़ा था उसके साथ वैसे ही जुड़ जाता है 20 से 25%। ठीक है, ये लूज बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, ताकि कभी बाइंड करने के लिए ईजी हो, कभी डिसोसिएट करने के लिए ईजी हो। ठीक है, तो ये लूज बॉन्ड होता है HbCO2 और HbO2। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये SCO2 बना, अब देखिए क्या हो रहा है, SCO3 नेगेटिव जो बना, क्योंकि H पॉजिटिव तो इसने यूज़ कर लिया, मतलब इसने पकड़ लिया, तो HCO3 की नेगेटिव, ये मतलब अब नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर RBC में एक प्रोटीन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइकार्बोनेट क्लोरीन एक्सचेंज प्रोटीन, ठीक है। तो ये SCO3 बाहर चला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो ये बाहर चला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये बाहर चला गया तो अंदर मतलब सारा बाहर नहीं जाता है, मतलब मैक्सिमम बाहर चला जाता है, कुछ अभी भी अंदर है, तो पर कम है अंदर, तो नेगेटिव अभी कम हो गया काफ़ी अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अंदर क्या आता है हमारे पास, Cl नेगेटिव, क्लोराइड अंदर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एक नेगेटिव बाहर चला गया तो दूसरा नेगेटिव अंदर आ गया, तो न्यूट्रलिटी थोड़ी मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसी तो ये जो शिफ्ट है बाइकार्बोनेट और जो क्लोराइड का जो शिफ्ट है, ये इसको बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ बनते रह रहा था ना, CO2 बनते रह रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस बंद होते रह रहा है, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी कम है, PO2 यहाँ पर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ हमला बोल दिया, तो ये जो हमला बोल दिया है और जो PO2 रिलीज़ हो गया है यहाँ पर टिश्यू में, उसको, ये जो इफ़ेक्ट है उसको बोलते हैं हम बोहर इफ़ेक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो रहा है, हमने पढ़ा था मेजर फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बाइंडिंग के लिए, तो वो तो कम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमला ज़्यादा हो गया, उसका दबदबा ज़्यादा हो गया, तो वो जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने में मजबूर कर देता है, तो इसी को बोलते हैं हम टिश्यू लेवल पे क्या होता है, बोर शिफ्ट, बोर इफेक्ट या फिर शिफ्ट जो होता है वो होता है टिश्यू के लेवल पे, ठीक है। तो अब देखिए 7% प्लाज्मा में हो गया, SCO3 70% इधर हो गया, और 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ SCO जो CO2 है ऐसे जुड़ गया, ठीक है, समझ रहे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको वीडियो को बार बार देख सकते हो। फिर अब देखिए, अब क्या क्या चीज़ आ गई हमारे पास, HbCO2 बन गया हमारे पास, 7% जो है वो डिजॉल्व स्टेट में CO2 ऐसे ही चला गया और SCO3 के फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब ये SCO3 मैक्सिमम प्लाज्मा में है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से होते हुए इससे पहले एक बात मैंने बताया कि आपको क्लोराइड अंदर आता है, ठीक है। क्लोराइड अंदर आता है तो उसी के साथ पानी भी अंदर आता है, RBC के अंदर आता है, ठीक है, H2 अंदर आता है, तो इसी की वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो RBC होते हैं वो थोड़े फूल जाते हैं, स्वेलअप कर जाते हैं, तभी अगर हम नॉर्मल पर्सन में देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में RBC थोड़े कम फूले होंगे, मतलब वो नॉर्मल होंगे, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो RBC वो थोड़े फूले हुए होंगे, ठीक है, ये एक बात थी। तो अब ये चला गया, अब ये सारे चले गए कहाँ पर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से होते हुए पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एल्वेलाई है, यहाँ पर ये पल्मोनरी कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी मतलब उसके अंदर ये RBC है बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये प्लाज्मा है, ये कैपिलरी है, यहाँ पर प्लाज्मा है, मतलब ये भी कैपिलरी है, प्लाज्मा है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या पहुँच गया, यहाँ पर एक पहुँचा H पॉजिटिव पहुँचा, एक पहुँचा यहाँ पर HbCO2 पहुँचा, 7% जो प्लाज्मा था वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और HCO3 भी, HCO3 नेगेटिव भी प्लाज्मा में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का,
PO2 यहाँ पर एल्विलाई में तो होता है 104 और 40 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और यहाँ पर होता है 45, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना होता है 45 mm ऑफ Hg होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो 7% जो डिज़ोल्व है, डिज़ोल्व CO2 वो जाता है सबसे पहले बाहर, ऐसे ही डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब ये कम होता है तो ये वाला जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, वो डिसोसिएट हो जाता है और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाता है एल्वेलाई में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। तो अब यहाँ पर PO2 का ज़्यादा दबदबा है, ठीक है। तो जैसे टिश्यू लेवल पे अब PCO2 का दबदबा हो गया था, यहाँ पर अब PO2 का दबदबा हो गया, मतलब ऑक्सीजन का दबदबा हो गया। तो ये PO2 अब क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन के साथ H पॉजिटिव जुड़ा है इसको डिसोसिएट कर देता है, ठीक है। क्योंकि अब इसका दबदबा ज़्यादा हो गया ना, PO2 का दबदबा ज़्यादा हो गया, तो ये HB अभी H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और ये जो PO2 है वो जुड़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, समझ गए। फिर जो H पॉजिटिव रिलीज़ हुआ, अब अंदर HCO3 नेगेटिव, मैंने बोला था कि सारा बाहर नहीं जाता है, कुछ अभी भी अंदर है, तो वो फिर से HCO3 के साथ नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बनाता है, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3, ठीक है। ये सारा RBC के अंदर हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन RBC के अंदर है। फिर ये फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बनाएगा H2O प्लस CO2, फिर से यहाँ पर CO2, ये जो फिर से CO2 बना ये भी चला जाएगा बाहर। तो चले गए सारे CO2, जो भी 3 फॉर्म के CO2 थे वो चले गए सारे बाहर, SCO3 वाला भी चला गया, ठीक है। एक बात ये देखिए, अब ये CO2 धीरे धीरे कम हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये CO2 भी चला गया ना। तो जैसे ये CO2 चला जाता है तो ये जो HCO3 नेगेटिव है, जो प्लाज्मा में अभी मतलब ज़्यादा है, वो आ जाता है अंदर उसी चैनल के थ्रू, कौन सा, बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल के थ्रू आ जाता है अंदर, ठीक है। क्लोराइड चला जाएगा बाहर और SCO3 आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो फिर SCO3 जब अंदर आ जाता है तो ये H पॉजिटिव के साथ मिलके ये सब हो जाता है, फिर H2O बनता है और CO2 बनता है और CO2 चला जाएगा बाहर। तो ये सारा हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दबदबा ज़्यादा होने के कारण ये हीमोग्लोबिन H पॉजिटिव से अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं हम हेल्डेन इफेक्ट। तो एल्वुलर लेवल पे क्या हो रहा है, एल्वुलर लेवल पे हो रहा है हेल्डेन इफेक्ट, और टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, बोर्स इफेक्ट। समझ गए कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या हुआ शॉर्ट में, कि देखिए यहाँ पर एल्वेलाई है, यहाँ पर टिश्यू है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन यहाँ रिलीज़ कर देता है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पर CO2 लगातार बन रहा है तो वो कैपिलरी में चला जाता है। तो ठीक है, CO2 एक फिर के 3 फॉर्म में चला गया, एक प्लाज्मा के फॉर्म में चला गया, ठीक है, प्लाज्मा के फॉर्म में चला गया, फिर एक कार्ब अमीनो के फॉर्म में चला गया, HbCO2 के फॉर्म में, HbCO2 के फॉर्म में, और आधा मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है वो HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में चला गया, ठीक है। फिर जो HCO3 नेगेटिव है वो चला गया बाहर, क्लोराइड आ गया अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। फिर क्लोराइड अंदर आ गया तो पानी भी इसके साथ अंदर आता है, ठीक है। तभी ये जो वीनस वाला, क्योंकि इसने इधर ही जाना है, तो ये जो वीनस वाला ब्लड है उसमें जो RBC होते हैं वो थोड़े स्वेलअप कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर हुआ, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड तीनों फॉर्म में चला गया इधर, ठीक है। तो प्लाज्मा में अभी क्या है,
डिजॉल्व CO2 है, प्लाज्मा में डिजॉल्व CO2 है, HCO3 है नेगेटिव, और RBC के अंदर क्या है, HbH पॉजिटिव, क्योंकि जो H पॉजिटिव बना था वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया था। ठीक है, फिर बाकी क्या, पानी है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये जैसे जैसे पहले, सबसे पहले ये डिजॉल्व स्टेट वाला CO2 बाहर चला गया, फिर ये जो कार्ब अमीनो CO2, ये भी RBC के अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वाला, ये धीरे धीरे बाहर चला गया। फिर ये सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो गई, कंसनट्रेशन कम होने के अंदर के की वजह से HCO3 नेगेटिव अंदर आ गया। फिर वो, क्योंकि ऑक्सीजन का दबदबा यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, HbH पॉजिटिव डिसोसिएट हो जाएगा। फिर ये SO3 अंदर आ जाएगा, फिर HCO3 H पॉजिटिव के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगा। फिर वो H2CO3 फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2 और CO2 में बन जाएगा। फिर ये CO2 फिर बाहर चला जाएगा और HbO2 फिर से आर्टीरियल ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर ये चलता रहेगा चलता रहेगा। समझ गए? तो बस यही था आज का लेक्चर। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। हमने पहले थ्योरी पढ़ी, फिर हमने वो ग्राफ पढ़ा, राइट शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट हमने पढ़ा, फिर हमने पूरा डिटेल में पढ़ा डायग्राम के साथ कि कहाँ बोर शिफ्ट हो रहा है, कहाँ बोर इफेक्ट हो रहा है, कहाँ हेल्डेन इफेक्ट हो रहा है, कहाँ क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है। कुछ हमने स्टैट्स पढ़े कि कितना ml आ रहा है, कितना ml जा रहा है। फिर हमने परसेंटेजेस पढ़ी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, आपको ये ध्यान रखनी भी पड़ेगी क्योंकि नीट में डायरेक्टली आ जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हेल्डेन इफेक्ट जो हो रहा है वो टिश्यू, सॉरी, एल्वुलर लेवल पे हो रहा है, और जो बोर इफेक्ट हो रहा है वो टिश्यू लेवल पे हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी तो हमने वो पढ़ ली। तो बस आज का लेक्चर यही था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और कुछ डिसऑर्डर्स है। छोटा सा लेक्चर होगा वो, पर ये जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपने डाउट बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो अगले लेक्चर तक गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखना।